चले देखिए, आज हम लोग बात करेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, जो पदार्थ होते हैं उनका वर्गीकरण, उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो पदार्थ का वर्गीकरण करने के लिए उनका एक आधार बनाया गया। फैराडे ने उनको एक आधार पर 3 वर्गों में डिवाइड किया। आधार क्या था? चुंबक, चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण के आधार पर फैराडे ने पदार्थ को 3 भाग में बांट दिया। जितने भी पदार्थ होते हैं सबको 3 भाग में डिवाइड कर दिया। एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, फैराडे ने पदार्थ को इन 3 भागों में बांटा केवल उनके चुंबकीय गुण के आधार पर। ठीक, अब ये चुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इनके क्या क्या गुण होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होगा, ठीक है, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो हेडिंग लगा लें, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, अब इस वर्गीकरण में किसने पार्टिसिपेट किया था, यानी किसने वर्गीकृत किया था? फैराडे ने। ठीक है, फैराडे ने ही इनका वर्गीकरण किया है। तो लिखेंगे फैराडे ने पदार्थ या पदार्थों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर, चुंबकीय गुणों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि पदार्थ केवल 3 ही प्रकार के होते हैं। चुंबकीय गुण के आधार पे पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। किसी दूसरे गुण के आधार पे पदार्थ को अगर आप बांटेंगे तो उसके कुछ और प्रकार होंगे। समझ में आई बात? लेकिन चुंबकीय गुण के आधार पर अगर बांटेंगे तो पदार्थ के कितने भाग हैं? 3। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, अगर ऐसे प्रश्न आता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कितने प्रकार को हम बताएं, लेकिन अगर प्रश्न को पूछा जाए और वो करेक्ट आंसर भी नहीं होगा कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ के जब प्रकार पूछे जाए तो किसके आधार पर पूछा जा रहा है ये उसमें होना जरूरी है, तब आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। क्या पदार्थ को चालकता के आधार पर पूछा जा रहा है, क्या पदार्थ को चुंबकीय गुण के आधार पर पूछा जा रहा है। ठीक है, चालकता के आधार पर अगर पदार्थ को देखा जाए तो उसमें एक चालक होगा, एक अचालक होगा, एक अर्धचालक होगा। चुंबकीय गुण के आधार पर अगर पदार्थ को वर्गीकरण किया जाए तो प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय होगा। समझ में आई बात? धातु और अधातु के आधार पर पूछा जाए तो पदार्थ 3 हो जाएंगे, धातु, धातु, मिश्र धातु। तो किस आधार पे पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है यह मायने रखता है। तो यहां पर पदार्थ का वर्गीकरण जो हुआ है वो उसके चुंबकीय गुण के आधार पर हुआ है, और चुंबकीय गुण के आधार पर फैराडे ने बताया कि पदार्थ कितने वर्गों में विभाजित है? 3 वर्गों में। अब वो 3 वर्ग कौन है? ठीक है, तो पहला हम इसमें पढ़ेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ
कहाँ होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ? किसे कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ? देखिए, ये ऐसा पदार्थ होता है जो चुंबक को देखकर मुंह मोड़ ले, मतलब उसके विपरीत दिशा में जाने लगे, समझे? तो ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। जो पदार्थ चुंबक के विपरीत दिशा में आंशिक रूप से क्या हो, आकर्षित हो, विपरीत दिशा में, मतलब समझना कि अगर ये चुंबक है, ठीक, तो ये इसका नॉर्थ और ये साउथ है। हमने एक पदार्थ यहां पे रखा और वो पदार्थ इधर जा रहा है, इधर आने की वजह, ये चुंबक नहीं है, कोई दूसरा पदार्थ है, लेकिन वो पदार्थ इधर न आकर के इधर जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रति चुंबकीय पदार्थ। जो चुंबक के क्षेत्र के विपरीत दिशा में जा रहा हो, इसीलिए इसका नाम रखा गया प्रतिचुंबकीय। ये चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता है, प्रतिकर्षित होता है, इसीलिए ये प्रति चुंबकीय है, ये चुंबक की तरफ नहीं आएगा। ऐसे पदार्थ कौन कौन हो सकते हैं? ऐसे पदार्थ में अगर आप देखोगे तो कॉपर आएगा, जिंक आएगा, ठीक है, कॉपर है, जिंक है, और इसमें आपका H2 होगा, N2 होगा, हवा होगा, पानी होगा, चांदी होगा, सोना होगा। ये सब पदार्थ जो हैं, ये सब के सब प्रतिचुंबकीय में आते हैं। ये चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। जो चुंबक की तरफ आकर्षित होगा, आगे आप देखेंगे वो क्या है, ठीक है। तो अगर कोई प्रश्न करे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या हो, आंशिक रूप से, मतलब धीरे धीरे क्या हो, प्रतिकर्षित हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जैसे में ये सब है, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि ये कौन पदार्थ इस श्रेणी में आएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर हम उनकी व्याख्या करेंगे कि कौन से पदार्थ इस श्रेणी में आएंगे और उन पदार्थों में ये गुण कैसे डेवलप हो जाता है कि वो चुंबक की ओर न आकर के चुंबक के विपरीत दिशा में जाने लगते हैं। ये गुण कहां से आ जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर हम समझेंगे कहां से ये गुण आ रहा है। इस टाइम बस ये नोट करें, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। समझ में आ गया ना क्या होता है? तो लिखें, जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या हो, आंशिक रूप से, आंशिक मतलब धीरे धीरे, आंशिक रूप से क्या हो, प्रतिकर्षित हो, उसे प्रति चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे में यहां देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये इनके एग्जाम्पल हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ के, ठीक है, नोट करिए फटाफट। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के
आधार पर प्रति चुंबकीय पदार्थ की क्या व्याख्या। आता है इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या कीजिए। बताइए इसके विषय में कि क्यों इसके अंदर प्रतिचुंबकीय गुण आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सभी पदार्थ प्रतिचुंबकीय श्रेणी में नहीं आते हैं। सिर्फ वो पदार्थ प्रतिचुंबकीय श्रेणी में आते हैं जिनके परमाणुओं में सम इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन पदार्थ के परमाणुओं में उपस्थित होते हैं, वही पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ के श्रेणी में आता है। विषम वाले नहीं, केवल सम वाले। सम वाले से होता क्या है, आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु के अंदर ऑर्बिटल में होते हैं। केमिस्ट्री में आपने छोटा छोटा ऐसे बॉक्स पढ़ा होगा, ऐसे ये ऑर्बिटल कहलाते हैं। ठीक है, और हर ऑर्बिटल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन, एक का तीर ऊपर होता है और एक का तीर पड़े ना। तो अगर सम इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होंगे, जोड़े बनेंगे हर ऑर्बिटल में, होंगे नहीं होंगे। अगर सम इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसके हर ऑर्बिटल में जोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा, और जब जोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज गति करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक घड़ी के सुई के दिशा में गति करेगा तो दूसरा घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में गति करेगा, जिसके कारण दोनों एक दूसरे के आघूर्ण को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। यानी उस पदार्थ के किसी भी परमाणु का अपना चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है, और जब अपना चुंबकीय आघूर्ण नहीं होगा तो उस परमाणु से जो पदार्थ बनेगा उसका भी कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं होगा। इसका मतलब उसमें चुंबकीय गुण नहीं होगा। समझ में आ गई बात। लेकिन जब ऐसे पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है, तो जैसे अभी हमने कहा कि यहां पर एक चुंबक है, ठीक, तो इसका अपना ये क्षेत्र है। अगर इसमें अगर कोई दूसरा पदार्थ हमने रखा, ठीक, तो ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ही तो रखा गया है। बाह्य का मतलब होता है दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में, बाहर वाले के चुंबकीय क्षेत्र में। तो ये इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये है, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हुआ। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इसको जब रखेंगे ना, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगा, और उस बल के कारण एक इलेक्ट्रॉन की गति धीमा हो जाएगी और एक की तेज हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में होगा उसकी गति तेज हो जाएगी, पीछे से उस पर धक्का लग जाएगा, और जो उसके विपरीत होगा उस पर भी बल लगेगा तो उसकी गति धीमा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये 2 गाड़ी है, ऐसे एक गाड़ी इधर जा रही है, एक गाड़ी इधर आ रही है, ठीक, और यहां पर तुम जा रहे हो, समझो, एक इधर एक इधर, तो किसकी गति तेज होगी, किसकी गति धीमा होगी? इसकी तेज हो जाएगी, इसका, क्योंकि इसको तुम रोकोगे और इसको क्या करोगे, आगे पुश करोगे ना, तो इस पर बल इसके गति के दिशा में लग जाएगा, और इस पर बल इसके गति के, तो इसकी गति धीमा हो जाएगी और इसकी गति तेज हो जाएगी। तो जिसकी गति तेज होगी ना, वो अपना चुंबकीय आघूर्ण क्या करेगा, बना लेगा, क्योंकि इसकी धीमा हो गई और इसकी तेज हो गई, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण अधिक हो जाएगा, इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जब एक का अधिक और एक का कम हो गया तो रिजल्ट अब 0 नहीं होगा, होगा जब दोनों बराबर रहते तब रिजल्ट 0 होता। एक अधिक है और एक, तो रिजल्ट अब 0 नहीं होगा।
तो जो अधिक होगा उसका चुंबकीय आघूर्ण इसमें स्थापित हो जाएगा और उसका चुंबकीय आघूर्ण इसके चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में स्थापित होगा, इसलिए यह पदार्थ धीरे धीरे इधर जाने लगता है। समझ में आ गई बात? अगर उसका चुंबकीय आघूर्ण इसके चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में हो जाता तब यह आकर्षित होने लगता, लेकिन वो चुंबकीय आघूर्ण इसमें इसके चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में स्थापित हो जाता है, जिसके कारण यह पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धीरे धीरे क्या होता है? प्रतिकर्षित होने लगता है। समझ में आ गई बात? नहीं समझे अभी? ध्यान से सुनो। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ कहलाते हैं जिनके परमाणुओं में जोड़ा इलेक्ट्रॉन यानी सम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये सम इलेक्ट्रॉन जब उपस्थित होंगे तो उस परमाणु के हर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे और दो इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिटल में होते हैं तो उनके चक्कर की दिशा क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत होती है, और जब वो एक दूसरे के विपरीत गति करेंगे तो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या करेंगे? निरस्त कर देंगे। तो रिजल्ट क्या होगा? जीरो। उस परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण, तो उस परमाणु से जो पदार्थ बनेगा उसका भी चुंबकीय आघूर्ण, यानी वो पदार्थ में चुंबकीय गुण नहीं रहेगा। लेकिन जब उसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र उसके एक इलेक्ट्रॉन की गति को तेज कर देगा और एक को, तो जिसकी गति तेज होगी वो अधिक चुंबकीय आघूर्ण बनाएगा, जिसकी गति कम होगी वो, तो यहां पर दोनों के चुंबकीय आघूर्ण में अंतर आ जाएगा। तो जो अंतर आएगा वो अंतर वाला चुंबकीय आघूर्ण इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा, इसलिए यह पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत जाने लगता है, इसीलिए इसका नाम प्रति चुंबकीय पदार्थ रखा गया। अब क्लियर हुआ? अभी नहीं क्लियर हुआ? बताना। समझ में आ गया प्रतिचुंबकीय गुण क्यों आ जाता है इस पदार्थ में? जिस पदार्थ में जोड़े इलेक्ट्रॉन हो या सम इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय होते हैं। जिसमें जोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा या सम इलेक्ट्रॉन कहें तो वो सब के सब प्रतिचुंबकीय गुण रखेंगे। और क्यों रखेंगे? क्योंकि सभी जोड़ा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के जोड़े को क्या करेगा? उसके आघूर्ण को निरस्त करेगा, जिससे उसका कुल चुंबकीय आघूर्ण, तो उस परमाणु से जो पदार्थ बनेगा उसका भी चुंबकीय आघूर्ण जीरो हो जाएगा। अब उस पदार्थ को जब किसी दूसरे चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो उसका चुंबकीय क्षेत्र इसके एक इलेक्ट्रॉन की गति को तेज और एक के इलेक्ट्रॉन की गति को, तो तेज वाला अधिक चुंबकीय आघूर्ण बना लेगा, धीमा वाला कम। तो जो अधिक चुंबकीय आघूर्ण बनाएगा उसी का चुंबकीय आघूर्ण बचेगा। ठीक, और वो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? इसके चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा, इसलिए ये पदार्थ चुंबक क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रकर्षित होने लगता है। क्लियर हो गया? तो नोट करो, लिखो। चलिए देखिए, अब हम जो बात करेंगे वो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण। क्या क्या इसके गुण होते हैं उस पे हम थोड़ा बात कर लें। तो हेडिंग लगा लें, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण। क्या गुण होते हैं इसके? ध्यान देना, इसके गुण में हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट यही है कि अगर आप प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो यह चुंबकीय पदार्थ उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो जाएगा। लंबवत हो जाएगा कैसे? देखो, ये मान लो एक चुंबक है जिसका ये सिरा नॉर्थ है
और एक दूसरा चुंबक है, ठीक है, ये सिरा साउथ है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से होती है ना, तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अगर इसके बीच में आप कोई भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को अगर इसके बीच में रखोगे तो पदार्थ या तो उसको सीधा लटकाओ या तो रखोगे तो सीधे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गई बात? पहला गुण, प्रतिचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब आप उसको रखोगे या लटकाओगे तो सीधे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में हो जाएगा, पहला गुण। दूसरा गुण ध्यान रखना, अगर आप प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बारीक पाउडर के रूप में पीस लो, ठीक है जी, बारीक पाउडर के रूप में पीस करके और चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में अगर आप रखते हो ऐसे किसी कढ़ाई या पात्र में पाउडर को, आप इसको ऐसे रखोगे, मान लो आपने ऐसे रख दिया, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है जिसको आपने रखा है ऐसे, ठीक है जी। आप कुछ समय बाद देखोगे कि ये कैसा हो जाएगा, इसका शेप, ये एन और ये एस। अब देखो ये शेप ऐसा बन जाएगा, ऐसे। क्यों बन जाएगा? क्यों? क्योंकि ये प्रतिचुंबकीय है ना, ये क्या है? प्रतिचुंबकीय है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होने के कारण ये बीच में नहीं रुकेगा, ये दोनों साइड में भागेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होगा ये, तो इसलिए इसका आकार ऐसे हो जाता है। जहां ऊंचा था वहां गड्ढा हो गया, देखो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो ये गुण ये है कि अगर चुंबकीय पदार्थ के पाउडर को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, ठीक है, तो जहां पर आप उसको ज्यादा मात्रा में रखोगे वहां पर क्या हो जाएगा, कम मात्रा हो जाएगी, वो कम चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में क्या होगा, चला जाएगा, ठीक। तीसरा गुण, ये तो पहला था, ये दूसरा था। तीसरा गुण देखिए, तीसरा गुण ये है कि अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखोगे ऐसे ऐसे, तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो इस चुंबकीय पदार्थ के बाहर से गुजरेंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, उसके अंदर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरेंगी, क्योंकि वो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ये प्रतिचुंबकीय है, ठीक है। चौथा जो गुण है वो ये है कि यह क्यूरी के नियम का पालन नहीं करता है, क्यूरी के नियम का पालन नहीं करेगा, ये क्यूरी नियम का पालन, ठीक है, नहीं करेगा। क्यूरी ने जो नियम दिया था वो क्यूरी के ताप का नियम दिया था, ये पदार्थ का ताप बढ़ाएं या घटाएं इसके चुंबकीय गुण पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये क्यूरी के ताप के नियम का पालन नहीं करता है। पांचवा जो गुण है इसका, पांचवा गुण ध्यान रखना, इसकी जो आपेक्षिक पारगम्यता है म्यू आर, ये एक से कम होता है, आपेक्षिक पारगम्यता एक से क्या होगा, इसका कम होगा। इसकी चुंबकीय सुग्राहिता 6 नंबर, इसकी जो चुंबकीय सुग्राहिता होती है वो हम एक से अल्प ऋणात्मक होती है, या यूं लिखें अल्प ऋणात्मक होती है ये, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा इनके विषय में, ठीक है। ये कुल 6 गुण हैं इसके। पहला, प्रचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। दूसरा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के
पाउडर को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुवों के बीच रखने पर यह कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर विक्षेपित हो जाता है। तीसरा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उस पदार्थ के बाहर से गुजरती हैं। तीसरा, ये क्यूरी के नियम का पालन। अगला, इसकी आपेक्षिक पारगम्यता 1 से और इसकी चुंबकीय सुग्राह्यता अल्प ऋणात्मक होती है। ठीक है, चुंबकीय सुग्राह्यता क्या होता है? एक्सएम, यही ना, ये अल्प ऋणात्मक होगा। ये कुल इसके 6 गुण हैं। ठीक है, तो नोट करें, नोट करिए।